हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में। इसमें यूनिट 5th को हम करा रहे थे, तो यूनिट 5th के कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे यूनिट 5th के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है, किस तरीके से बायो और सेवर्ट ने प्रयोग किए और उससे कुछ निष्कर्ष निकाले, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट विल गेट ऑल दैट नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। लेट्स बिगिन। तो आइए बात कर लेते हैं बायो सेवर्ट के नियम के बारे में, यानी कि बायोट और सेवर्ट के लॉ क्या थे, किस तरीके से उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष निकाले थे। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि एक धारावाही चालक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। यह हमने पढ़ा था ऑस्टेड का नियम। ठीक है, ऑस्टेड के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका था कि यदि एक धारावाही चालक है, वो क्या करता है, उसमें एक धारा हम प्रवाहित कर देने के धारावाही कब बनता है, जब उसमें किसी चालक में हम धारा प्रवाहित कर लेते हैं तो वो धारावाही चालक बन जाता है। कोई धारावाही चालक है, यानी कि कोई चालक, उसमें धारा बह रही है, तो धारावाही चालक हुआ, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वह जो है अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। यह किसने बताया था? ऑस्टेड ने अपने प्रयोग के द्वारा बताया था। अब बात कर लेते हैं फ्रांसीसी के जो वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट। बायो और सेवर्ट 1820 में अपने प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला, यह बताया कि धारावाही चालक अगर कोई हम लें, जैसे कि ये फिगर है एक्स और वाई, और उसके छोटे छोटे हम खंड कर लें, और कोई खंड हमने ले लिया, उसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल, ए बी कोई खंड है, उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा बी होगा, वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। और कौन कौन सी बातें उन्होंने बताई थी, उन पर बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, यहां पर एक चालक है एक्स वाई, उसमें आई धारा प्रवाहित है। ठीक है, इसको हमने छोटे छोटे खंडों में बांट लिया, तो एक खंड हुआ उसका ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल, और इस खंड से आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, और उस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, डेल्टा बी, और यहां से इस खंड से इस पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। ठीक है, और इस आर, यानी कि जो आर डिस्टेंस है पी से लेकर के इस डेल्टा एल तक, इससे मिलाने वाली रेखा और इस लंबाई, यानी कि जो डेल्टा एल लंबाई है, इसके बीच बने कोण को हम क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं। तो आइए बात कर लेते हैं उन कुछ बातों की जिन पर चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करता है। फर्स्ट है, चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। चालक में कौन सी धारा बह रही है, आई, तो उसके समानुपाती होगा, नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड है, यह चालक के उस अल्पांश, यानी कि ए बी जो ये है, उसकी लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड है, यह अल्पांश की लंबाई, यानी कि जो अल्पांश की लंबाई है डेल्टा एल तथा बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच, ये रेखा है बिंदु P को इसे मिला रही है, उनके बीच में जो कोण बन रहा है थीटा, उसके जिया के, यानी कि जिया का मतलब होता है साइन। ठीक है, तो उसकी साइन थीटा के बराबर होता है। बिंदु P की अल्पांश से, नंबर फोर्थ है, बिंदु P की अल्पांश से दूरी कितनी है, r है, तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1 में होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम लिख देंगे डेल्टा बी इक्वल टू 1/r², डेल्टा वी समानुपाती 1/r², नंबर फोर्थ इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और फोर्थ को एक साथ लिखने पर हमें जो प्राप्त होता है वो होता है डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। यहां से हम इक्वल के साइन को जब हम लगाएंगे, यानी कि इस प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे, तो हमें प्राप्त होता है डेल्टा बी इक्वल टू के आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। और यह जो है k, ये एक समानुपातिक स्थिरांक है, जिसका मान धारावाही चालक तथा बिंदु P के जो मध्य माध्यम भरा हुआ होगा, माध्यम रखा हुआ होगा, उस पर निर्भर करता है। अब यदि कोई माध्यम नहीं है, यानी कि निर्वात है, तो जो k का मान होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या होगा, k की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगी, और म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, यानी कि न्यूमेरिकल में दे देता है कि निर्वात की चुंबकशीलता, तो आप देखते हैं कि ये वैल्यू किसकी दी हुई है, तो निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट होती है, तो म्यू नॉट की वैल्यू वहां पर दी हुई होगी, अगर कहीं पर निर्वात की चुंबकशीलता लिखा हुआ होगा तो। क्लियर है यहां तक?
तो यहां से हमें प्राप्त होता है डेल्टा बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसको हम यहां पर लिखने के बाद हम देखेंगे कि यही क्या है, एक बायो-सेवर्ट का नियम है। यह संबंध क्या कहलाता है, बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है। अब यदि आई एम्पियर में डेल्टा एल व आर मीटर में हो, ठीक है, आई एम्पियर में हो, डेल्टा एल और आर जो है वो दोनों मीटर में है, तो म्यू नॉट का जो मान होगा वो कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होगा। और इसका मात्रक कितना होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होगा। अब जब न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होगा तो वो तभी होगा जब बी का मान क्या हो, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यहां पर क्या होगा, म्यू का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होगा और उसका मात्रक क्या हो जाएगा, यानी कि म्यू का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब बी का मान न्यूटन पर एम्पियर मीटर में है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि वेबर पर एम्पियर मीटर। वेबर पर एम्पियर मीटर कब होगा, जब बी का मान वेबर पर मीटर स्क्वायर में दिया हो। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यानी कि हम देख रहे थे कि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो 4 पाई को हम नीचे लाएंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू कितना बचेगा 10 की पावर -7। और ये होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं वेबर पर एम्पियर मीटर। अब डेल्टा बी में जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे यानी कि म्यू नॉट, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जगह पर क्या रखेंगे हम 10 की पावर -7 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास मिल जाता है। तो म्यू नॉट की अगर हम वी मान निकालें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मात्रक देखेंगे तो मात्रक हमारे पास क्या था, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन को हम लिख सकते हैं, मैंने बताया था 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम, इनके 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो न्यूटन को हमने लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर का एज इट इज रखा। अब देखिएगा किलोग्राम को केजी, मीटर को एम, सेकंड को हमने क्या लिखा, देखिएगा किलोग्राम मीटर, ठीक है। और सेकंड को हमने यहां पर लिखा, इसके गुणा में क्या आ जाएगा, एम्पियर स्क्वायर आ जाएगा। तो किलोग्राम मीटर। अब देखिएगा सेकंड ऊपर ले जाएंगे, एम्पियर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में इसकी पावर हो जाएगी। तो यहां पर हम इनकी पावर को माइनस में लिख सकते हैं। जब हम इनकी वीमा निकालेंगे तो देखिएगा किलोग्राम की वीमा होती है एम, और जो मीटर है उसकी वीमा होती है एल, सेकंड की वीमा होती है टी, और एम्पियर की वीमा होती है एम्पियर यानी कि ए, ठीक है। तो हम इनको लिख सकते हैं एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2, ए की पावर -2, ठीक है। तो यहां पर जब हम इसको फाइनली लिखेंगे तो एम एल टी -2 ए -2, यहां पर इसका विमेय सूत्र आ जाएगा। याद रखिएगा म्यू नॉट का जो विमेय सूत्र होता है वो कितना होता है, एम एल टी -2 और ए -2 होता है। क्लियर। तो अगर हम बात करें बायो-सेवर्ट के नियम की, तो यही नियम जो है कहलाता है लाप्लास का नियम, और इसी नियम को हम एम्पियर का नियम भी कहते हैं। यानी कि जो एम्पियर का नियम आगे हम देखेंगे वो भी बायो-सेवर्ट के नियम से ही प्राप्त होता है, तो इसलिए इसको लाप्लास नियम और एम्पियर नियम भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं धारावाही चालक उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न 2 नियमों में से किसी भी एक नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यानी कि ऐसे 2 नियम हैं जो हमको बताएंगे कि किसी धारावाही चालक के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा किस तरफ है, उसकी दिशा किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट नियम क्या है, दाएं हाथ का हथेली नियम। दाएं हाथ का हथेली नियम किस तरीके से हम समझेंगे, फिगर को साथ साथ देखते चलिएगा। देखिएगा, यदि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा धारा की दिशा, यानी कि हम इस तरीके से हम इसको रख लें, ठीक है। तो अगर हम जो दाएं हाथ की हथेली है उसको इस प्रकार फैलाया हुआ है कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा, ठीक है, तथा जो उंगलियां हैं, उंगलियां बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P की ओर, बिंदु P यहां पर है तो उंगलियां बिंदु P की ओर होनी चाहिए। यानी कि जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र dB, यानी कि dB लिख लो या डेल्टा B, उसकी दिशा हथेली के तल के लंबवत होगी। यानी कि जो हथेली का तल है, ये वाला, ये जो हथेली का तल है इसके लंबवत होती है, तो इसको हम दर्शाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये नियम था दाएं हाथ का हथेली नियम। यानी कि अगर हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाया जाए, हमारी दाएं हाथ की हथेली इस प्रकार से फैलाई जाए कि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा और उंगली जो है जहां बिंदु P है उस तरफ हो जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B की दिशा जो होगी वो हथेली के तल के लंबवत होगी। यानी कि हथेली का जो ये तल है इसके लंबवत होगी इस तरीके से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड नियम की। सेकंड नियम है दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम किस तरीके से हम समझ सकते हैं, देखिएगा।
दाएं हाथ का अंगूठे का नियम यानी कि राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग सीधे धारावाही जो चालक है उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सीधा धारावाही चालक और उसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसकी दिशा क्या होगी उसको ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का अंगूठे का नियम प्रयोग में लाया जाता है। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा प्रदर्शित करे और उंगलियों के घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती हो, तो सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर वृत्ताकार होता है। ठीक है, यानी कि देखिएगा हमने अगर इस तरीके से इसको पकड़ा हुआ है, यानी कि ये अगर कोई धारावाही चालक है और उसको हमने इस तरीके से पकड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हमने उसको पकड़ रखा है, तो सीधे धारावाही चालक के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाता है। तो उंगलियों को घुमाने की दिशा, यानी कि जैसे उंगलियां हैं ये इस साइड में ऐसे घूम रही हैं, तो घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, अगर हम इस तरीके से पकड़ेंगे तो देखिएगा ये अंगूठा जो है ये किसको दर्शा रहा है, ये अंगूठा हमारा धारा को दर्शा रहा है। ठीक है, और जो उंगलियां हैं उंगलियों को अगर हम घुमाएं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। तो यहां पर दो नियम हमने देखे कि अगर किसी धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की जो दिशा है वो किस तरफ होगी, तो हम दो नियम से निकाल सकते हैं, तो दाएं हाथ का हथेली नियम और एक है दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। आइए बात कर लेते हैं इसके विशिष्ट स्थितियां की, यानी कि इसके स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस के बारे में अगर हम बात करें तो यदि थीटा 0 हो या फिर 180 हो, दोनों कंडीशन में कुछ भी हो, यानी कि थीटा या 180 कुछ भी हो सकता है, तो साइन थीटा हमेशा 0 होता है। तो जो डेल्टा बी होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला देखा डेल्टा बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 रखी जाए तो ये पूरे को 0 कर देगा, तो डेल्टा बी इक्वल टू क्या आ गया, 0। अतः धारावाही के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो 0 होगा। यदि सेकंड कंडीशन हम देखें तो थीटा इक्वल टू कितनी है, 90, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेल्टा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -7, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 की पावर -7, और आई डेल्टा एल साइन थीटा जहां था वहां पर 1 और आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि अतः धारावाही के डेल्टा एल लंबाई से लंब दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का मान जो होगा वो कैसा होगा, अधिकतम मिलता है। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंस फैक्टर की, जो है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट तथा प्रकाश के वेग में संबंध। इन तीन फैक्टर के बीच में संबंध हमें निकालना है, तो इन तीनों फैक्टर के बीच में संबंध हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिएगा। हम सभी जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10 की पावर -7 होता है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में हमने फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर में ही हमने देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 9 × 10⁹ होता है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने यहां पर मान ली। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ अपॉन में रखने पर हमें क्या मिलता है, देखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, और उसके अपॉन में रखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, तो जब हम इन को गुणा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसकी गुणा में जाएगा तो क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 आ जाएगा। तो यही हमने किया, और इक्वल टू में 10 की पावर -7 अपॉन 9 × 9 के 10 की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के 9 है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। तो देखिएगा जब हम इस 10 की पावर -7 को नीचे लाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो यहां पर +7 हो जाएगा, 9 7 कितने होते हैं, 16, तो 1/9 × 10⁻16 हो जाएगा। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहां पर हम देखते हैं कि 9 × 10⁻16 जो है वो 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर बनता है, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। और हम सभी जानते हैं कि 3 × 10⁸ क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है प्रकाश की चाल, यानी कि c। तो c को हम लिखते हैं 3 × 10⁸। ठीक है, अब जब 3 × 10⁸ हम किसे लिखेंगे, c को लिखेंगे, तो यहां पर c का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो 1/c का स्क्वायर। अब इस c को अगर हम इस साइड ले आए और इस म्यू नॉट
और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को जैसे ही हम हटाएंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा, रूट आ जाता है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू देखिएगा 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, और एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और नीचे रूट में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 1 अपॉन रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि प्रकाश की चाल और जो निर्वात की चुंबकशीलता है और निर्वात की विद्युतशीलता है, इन तीनों में जो संबंध होता है वो होता है c इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहां तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।